हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए। जैसे कि आप जानते हैं, सीबीएसई बोर्ड ने सैम्पल पेपर रिलीज किया है एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। सो इन हिंदी कोर्स ए वाले स्टूडेंट्स के लिए, जिनका कोड 002 है, उनके लिए गाइज ये पेपर है। ठीक है, वो सभी स्टूडेंट्स ही इस पेपर को सॉल्व करेंगे। जिनका कोर्स बी है वो सेकंड पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, उनके लिए दूसरी वीडियो में देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक देख सकते हैं, अवेलेबल है। मैथ्स के देखना चाहते हैं, सो मैथ्स के भी अवेलेबल है, वो सभी आप लोग चैनल पर देख सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोगों को क्या दिया हुआ है, कुछ इंस्ट्रक्शन दी है। स्टार्टिंग में देख सकते हैं 90 मिनट्स का एग्जाम होगा। इट मींस 1.5 आवर का एग्जाम होगा। 40 मार्क्स का होगा, 10 मार्क्स के भी आपके इंटरनल हो जाएंगे। सो इस क्वेश्चन में आपको क्लियरली बताया है। इस क्वेश्चन पत्र में 3 खंड है, खंड के, खे और गे। जितने भी स्टूडेंट्स ने मेरा मैथ्स का सैम्पल पेपर देखा है, सो मैंने उसके भी सोल्यूशन बताए हैं। उसमें भी 3 ही सेक्शन थे, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेम हिंदी में है। सो प्रश्न पत्र में कुल 10 वस्तु पूरक प्रश्न पूछे गए हैं। सभी प्रश्नों में उप प्रश्न दिए हुए हैं। मीन्स टोटल 10 क्वेश्चन है। उन 10 क्वेश्चन के अंदर भी क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, सो कुछ रूल्स हैं जिनको फॉलो करना है एंड आंसर देना है। खंड के में कुल 20 क्वेश्चन है। दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए केवल 10 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। खंड ख में भी 20 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसमें से आपको 16 क्वेश्चन का आंसर देना है। एंड खंड ग में आपको सेक्शन सी में 14 क्वेश्चन देने हैं, सभी अनिवार्य है। तो ध्यान रखना, जो सेक्शन ए है उसमें 20 में से 10 करने हैं, सेक्शन बी है 20 में से 16 करने हैं, एंड सेक्शन सी कंप्लीट करना है, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। सी उत्तर वाले गोले को भली प्रकार से केवल नीली या काली स्याही वाले पॉइंट पेन से ही OMR शीट में भरे। सो जो आपको AMR शीट दी जाएगी उसे ब्लैक या ब्लू पेन से ही आपको फिल करना है। सो आइए चलते हैं अपना सेक्शन ए की तरफ। तो सेक्शन ए में जैसे कि मैंने आपको फॉर्मेट भी बताया था, एग्जाम जो सिलेबस बताया था उसमें फॉर्मेट भी बताया हुआ है। अगर आपने वीडियो देखा है सिलेबस अच्छे से, सो सिलेबस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स अवेलेबल है। अगर आप सिलेबस ही नहीं जानते अभी तक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, सो गाइज यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, अपठित गद्यांश दिया हुआ है। नीचे 2 अपठित गद्यांश दिए गए हैं। किसी एक गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। 2 अपठित गद्यांश है, 2 में से कोई एक को पढ़ना है, मतलब दोनों को अच्छे से पढ़ना है और एक से ही आंसर देना है। सो आइए गाइज, मैं तो आपको कंप्लीट पेपर सॉल्व कराने वाली हूँ। आपको एग्जाम में जो ऑप्शन दिया होगा वो आपको सॉल्व करना है। सो मैं आपको पूरा कंप्लीट पेपर सभी के आंसर्स बताऊंगी। ठीक है, सो देखते हैं। सबसे पहले आपको गद्यांश पढ़ना है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार बाल श्रम को इस प्रकार परिभाषित किया गया है, वह काम जो बच्चों को उनके बचपन, उनकी क्षमता, उनकी गरिमा से वंचित करता है और शारीरिक और मानसिक विकास के लिए हानिकारक है। ठीक है, आप समझते हैं कि बचपन से ही बच्चों को काम करा दिया जाता है, उसके अगेंस्ट ये आपको गद्यांश दिया हुआ है। एक सामाजिक बुराई के रूप में संदर्भित भारत में बाल श्रम एक अनिवार्य मुद्दा है जिससे देश वर्षों से निपट रहा है। लोगों का मानना है कि बाल श्रम जैसी सामाजिक कुरीति को समाप्त करने का दायित्व सिर्फ सरकार का है। यदि सरकार चाहे तो कानून का पालन नहीं करने वाले एवं कानून भंग करने वालों को सजा देकर बाल श्रम को समाप्त कर सकती है, किंतु वास्तव में ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसे सभी सामाजिक संगठनों, मालिकों और अभिभावकों द्वारा भी समाधित करना चाहिए। हमारे घरों में, ढाबों में, होटलों में, कारखानों में अनेक बाल श्रमिक मिल जाएंगे जो कड़ाके की ठंड और तपती धूप की परवाह किए बिना काम करते हैं। विकासशील देशों में गरीबों और उच्च स्तर की बेरोजगारी बाल श्रम का मुख्य कारण है। बाल मजदूरी इंसानियत के लिए अपराध है जो समाज के लिए श्राप बनती जा रही है तथा जो देश की वृद्धि और विकास में बाधक के रूप में बड़ा मुद्दा है। हमें सोचना होगा कि सभ्य समाज में यह अभिशाप क्यों मौजूद है। जिस उम्र में बच्चों को सही शिक्षा मिलनी चाहिए, खेलकूद के माध्यम से अपने मस्तिष्क का विकास करना चाहिए, उस उम्र में बच्चों से काम करवाने से बच्चों का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और सामाजिक विकास रुक जाता है। शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार होता है। शिक्षा से किसी भी बच्चे को वंचित करना अपराध माना जाता है। आज आवश्यकता है इस बात की सरकारी स्तर से लेकर व्यक्तिगत स्तर तक सभी लोग इससे के प्रति सजग रहे और बाल श्रम के कारण बच्चों का बचपन नहीं छीना जाए, इसके लिए कुछ सार्थक पहल करें। आम आदमी को भी बाल मजदूरी के विषय में जागरूक होना चाहिए और अपने समाज में इसे होने से रोकना चाहिए। बाल श्रम को खत्म करना केवल सरकार का ही कर्तव्य नहीं, हमारा भी कर्तव्य है। हम इस पर अभियान में सरकार का पूरा साथ दें। सो क्वेश्चन गद्यांश के आधार पर बाल श्रम जैसी सामाजिक कृत्यों को समाप्त करने के लिए लोगों की सोच कैसी है। ये गाइज ये सोच तो हमारी है, ठीक है। लोगों की सोच कैसी है, अभी जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, तो बाल श्रम को समाप्त करना समाज सेवी संस्थाओं का दायित्व है, समाप्त करना जनता का दायित्व है, सरकार का दायित्व है। बाल श्रम को समाप्त करना
करवाना अभिभावकों का दायित्व है। तो इस पैराग्राफ के अंदर जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि लोगों की थिंकिंग कैसी है कि ये केवल सरकार का दायित्व है, ठीक है। तो ये लोगों का मानना है कि बाल श्रम जैसी सामाजिक कृत्यों को समाप्त करने का दायित्व सिर्फ सरकार का है, ठीक है। तो ये लोगों का मानना है। तो यहाँ पर आपको लोगों के लिए पूछा था कि लोगों की क्या थिंकिंग है। घरों में, ढाबों में, होटलों में, खाने कारखानों में अनेक बालक श्रमिकों को काम करता देखकर भी हमें उदासीन क्यों बने रहते हैं, कि क्यों चुप बैठे रहते हैं। हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, हम जागरूक बनना नहीं चाहते, हम उनकी सहायता नहीं करना चाहते, या फिर हम संवेदना शून्य हो चुके हैं। भाई सही आंसर हम उनके अपने बारे में सोचते हैं, ठीक है, ये सब चीजें अलग है, लेकिन हम संवेदना शून्य हो चुके हैं, हमारे अंदर उनके लिए कोई संवेदना ही नहीं है। तो ऑप्शन डी यानी कि घ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब सभी लोग संवेदना शून्य हो चुके हैं, उनके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है, इसलिए इसके बारे में चुप रहते हैं, कोई बोलता नहीं है। गद्यांश के आधार पर बताइए कि बाल श्रम को रोकने के लिए सार्थक प्रयास क्यों किए जाने चाहिए, ठीक है। बाल श्रम के कारण बच्चों का बचपन छिन जाता है, राइट। बाल श्रम के कारण वे जल्दी बड़े हो जाते हैं। बाल श्रम के कारण बच्चों का घर पर ही रहना पड़ता है। बाल श्रम के कारण बच्चों का विद्यालय आना जाना नहीं पड़ता। सो मेनली बाल श्रम के कारण अभी आपको गद्यांश में बताया कि बचपन छिन जाता है। दैट मीन्स ऑप्शन क्या इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन 4, बच्चों का बाल श्रम के लिए क्यों विवश किया जाता है। जागरूकता का अभाव, निर्धनता और भुखमरी, शिक्षा का अभाव, लोगों की मनोवृत्ति। सो सीधा सा गाइस, क्यों करते हैं बच्चे काम, पैसे के कारण, भुखमरी के कारण, तो निर्धनता और भुखमरी के कारण। दैट मीन्स ऑप्शन ख इज द राइट आंसर। बाल श्रम जैसे सामाजिक अभिशाप से देश को क्या नुकसान होता है। बाल श्रम एक बच्चे को बचपन के सभी लाभों से दूर रखता है। लाखों बच्चे उचित शिक्षा से वंचित हो जाते हैं। बच्चों का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। बाल श्रम से देश का आने वाला अंधकार की ओर जाने लगता है। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, बाल श्रम जैसे सामाजिक अभिशाप से देश को क्या नुकसान पड़ता है। इनमें आपको क्या बताया, बच्चों के लिए बताया, ठीक है। ऑप्शन क्या देखेंगे तो ये हमें बताया है बाल श्रम से देश को आने वाला कल अंधकार की ओर जाने लगता है, क्योंकि उनका मानसिक विकास अच्छे से नहीं होगा तो आने वाला कल क्या होगा, अंधकार की ओर जाएगा। तो देश के लिए पूछा है, तो देश के लिए आपको ये देखेंगे ऑप्शन है, तो दिस इज योर राइट आंसर, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िएगा तभी आंसर दीजिएगा। नाउ सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट या सेकंड पार्ट, इन दोनों में से कोई भी एक आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसको भी एक बार रीड आउट कर लेते हैं, ठीक है, तभी आप क्वेश्चन का रिप्लाई कर सकते हैं। निसंदेह सहजता से हर एक दिन भिन्न भिन्न भूमिकाएं जीते हुए महिलाएं किसी भी समाज का स्तंभ है, लेकिन आज भी दुनिया के कई हिस्सों में समाज उनकी भूमिका को नजरअंदाज करता है। इसके चलते महिलाओं को बड़े पैमाने पर असमानता, उत्पीड़न, वित्तीय निर्भरता और अन्य सामाजिक बुराइयों का खामियाजा सहन करना पड़ता है। भारत में पहली सशक्तिकरण की आवश्यकता के बहुत से कारण सामने आते हैं। प्राचीन काल की अपेक्षा मध्य काल में भारतीय महिलाओं के सम्मान स्तर में काफी कमी आई है। जितना सम्मान उन्हें प्राचीन काल में दिया जाता था, मध्य काल में वह सम्मान घटने लगा था, ठीक है। आधुनिक युग में कई भारतीय महिलाएं कई सारे महत्वपूर्ण राजनीतिक और प्रशासनिक पदों पर पदस्थ है। फिर भी सामान्य ग्रामीण महिलाएं आज भी अपने घरों में रहने के लिए बाध्य है और उन्हें सामान्य स्वास्थ्य सुविधा और शिक्षा जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है, ठीक है। ग्रामीण महिलाएं सदियों से घर तथा खेतों में पुरुषों के बराबर ही काम करती है, लेकिन वहां उन्हें सामंती सोच के कारण दूसरे दर्जे का नागरिक ही माना जाता है। अब ग्रामीण समाज की सोच बदलने का वक्त आ गया है। सामाजिक असमानता, पारिवारिक हिंसा, अत्याचार और आर्थिक अनिर्भरता, इन सभी से महिलाओं को छुटकारा पाना है। तो जरूरत है महिला सशक्तिकरण की। महिला सशक्तिकरण से महिलाएं आत्मनिर्भर होंगी, शक्तिशाली बनेंगी, जिससे वे अपने जीवन से जुड़े हर फैसले स्वयं ले सकती हैं और परिवार और समाज में अपना स्थान बनाती हैं। समाज में उनके वास्तविक अधिकार को प्राप्त करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना महिला सशक्तिकरण है। महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं को राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक क्षेत्रों में बराबर का भागीदार बनाना। भारतीय महिलाओं का सशक्तिकरण बहुत हद तक भौगोलिक, शैक्षणिक योग्यता और सामाजिक एकता के ऊपर निर्भर करता है। महिला सशक्तिकरण से महिलाएं केवल आर्थिक रूप से सुदृढ़ ही नहीं होती, अपितु परिवार और समाज की सोच में भी सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देने लगे हैं। वर्तमान समय में लोग बेटियों को बोझ समझकर दुनिया में आने से पहले ही मारे नहीं, इसीलिए विकास की मुख्य धारा में महिलाओं को लाने के लिए भारत सरकार के द्वारा कई योजना चलाई गई हैं। सो आइए क्वेश्चन देखते हैं। गद्यांश के आधार पर बताइए कि महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता क्यों महसूस हुई। समाज में महिलाओं की स्थिति निर्बल थी, वे आत्मनिर्भर थी, वे अपने निर्णय लेने में सक्षम थी, वे शिक्षित थी। सो गाइज, समाज में महिलाओं की स्थिति निर्बल थी, इट मीन्स ऑप्शन क्या इज द राइट आंसर। ओके, नाउ ग्रामीण सोच में परिवर्तन लाने के लिए क्या किया जा सकता है। गांवों में सुविधाएं उपलब्ध कराना, सड़कें बनवाना,
ठीक है। अंधविश्वासों और रूढ़ियों का विरोध, शिक्षा का प्रचार प्रसार। तो सिंपल सी बात है, गांव में अगर परिवर्तन लाना है तो शिक्षा का क्या करना होगा, प्रचार प्रसार करना होगा। ठीक है। सो गाइस, इस तरीके से आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अब लोग बेटियों को बोझ नहीं समझते, ये समाज की सोच का परिणाम है। पुरातन, सकारात्मक, नकारात्मक, संकीर्ण। तो बोझ नहीं समझते तो ये क्या है, पॉजिटिविटी है, दैट मीन सकारात्मक है। महिला सशक्तिकरण से परिवार की आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव दिखाई दिया, वित्तीय निर्भरता, आर्थिक स्थिति में निर्भरता, आर्थिक स्थिति में सुदृढ़ता, वित्तीय ऋण से मुक्ति। तो आर्थिक स्थिति में सुदृढ़ता ही आएगी गाइस, तो आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। ऑप्शन गे इज द राइट आंसर। क्या महिलाओं के सशक्तिकरण का पक्ष मात्र आर्थिक रूप से सशक्त होना ही है? हाँ, उससे वे निर्भर हो जाती है। नहीं, इससे उन्हें दोहरी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। हाँ, इससे वे शक्तिशाली बनती है। नहीं, उनका भयमुक्त प्रतिबंधों से मुक्त होना भी आवश्यक है। तो सशक्तिकरण का जो पक्ष है वो आर्थिक रूप से सशक्त होना नहीं है। इसका मतलब क्या है? तो इसने पूछा है क्या महिलाओं की सशक्तिकरण का पक्ष मात्र आर्थिक रूप से सशक्त होना ही है? नहीं, उनका भयमुक्त प्रतिबंधों से मुक्त होना भी आवश्यक है। मीन्स सिर्फ सशक्तिकरण होना ही आवश्यक नहीं है, उनका जो डर है वो भी खत्म होना चाहिए। ठीक है। सो ऑप्शन घ इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं गाइज। ये क्वेश्चन 1 था जिसमें से आपको कोई दोनों में से एक करना था, या क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे काव्यांश दिया है, तो 2 काव्यांश दिए हैं, किसी भी एक काव्यांश को पढ़ना है और उसका उत्तर देना है। देश की आजाद होने पर बिता लंबी अवधि अब ऐसे है, इस दर्द से है धमनियां फटने लगी, व्यर्थ सीढ़ीदार खेतों में कड़ी मेहनत किए हो गया हूँ और झरझर बोझ ढोकर थक गया, अब मरूंगा तो जलाने के लिए मुझको, अरे 2 लकड़ियां भी नहीं होगी सुलभ इन जंगलों से। वन कहाँ है जब कुल्हाड़ी की तृषा है बढ़ रही, काटे डाले जा रहे मानवों के बंधु तरुवर, फूल से फल से दलों से मूल से तरु, छाल से सर्वस्व देकर जो मनुष्य को लाभ पहुंचाते सदा कट रहे हैं, ये सभी वन पर्वतों की दिव्य शोभा है। निरंतर हो रही विद्युत पृथ्वी और रही गगनचुंबी वन सदा, जिनके हृदय से फटते झरने नहीं बहती सुशीतल नीर की हर पहर चित चहकते हैं, कूकते रहते विहग, फूल पृथ्वी का सहज श्रृंगार करते हैं जहाँ। ठीक है। तो गाइज यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन दिए हैं, तो इनके आपको रिप्लाई करने हैं। अब ऐसे है इस दर्द से में ऐसे है दर्द का कारण क्या है? ठीक है। तो आज़ादी के बाद लंबी अवधि बिता देना, खेतों में कड़ी मेहनत करना, वनों का न रहना, जर्जर हो जाना। तो इसका मतलब गाइस वनों का न रहना, अभी आपने पूरा पैराग्राफ स्टडी किया है, इसमें बताया है कि हमारे जो वन है, पेड़ पौधे हैं, वो नहीं रहे, तो इसका मतलब इससे है। ठीक है। ऑप्शन क्या इज द राइट आंसर। जब कुल्हाड़ी की तृषा है बढ़ रही, कथन से क्या तात्पर्य है? हिंसा बढ़ना, सामाजिक क्रांति होना, युद्ध का अवसर होना, पेड़ों को काट कर भी तृप्त न होना। तो यहाँ पर क्या है, आप इसका मीनिंग समझ सकते हैं कि पेड़ों को काट कर भी वो क्या, उन्हें तृप्ति नहीं मिल रही है। ठीक है। तो ऑप्शन घ इज द राइट आंसर। नाउ अंत्येष्टि के लिए लकड़ियां सुलभ न होने के कारण है। तो अंत्येष्टि के लिए लकड़ियां सुलभ न होने के कारण क्या है? लकड़ियां न होने के कारण क्या है? वन काटे जा रहे हैं, वर्षा के अभाव में वनों का सूखना, वन महोत्सव मुनाफाखोरी। तो ऑब्वियसली लकड़ियां सुलभ न होने के कारण वन काटे जा रहे हैं। तो ऑप्शन क्या इज द राइट आंसर। पेड़ों का मानव बंधु क्यों कहा गया है? मानव पेड़ों का व्यापार करता है, पेड़ हमें अपना सर्वस्व देते हैं, पेड़ हमें ईंधन देते हैं, मानव पेड़ों का रक्षक होते हैं। क्योंकि मानव बंधु क्यों कहा गया है पेड़ों को? क्योंकि पेड़ हमें अपना सब कुछ देते हैं, सर्वस्व देते हैं। तो ऑप्शन क्या इज द राइट आंसर। ठीक है। इस कविता में क्या प्रेरणा दी गई है? स्वच्छता की, स्वार्थी बनने की, वन कटाई की, वन संरक्षण की। ऑब्वियसली वन संरक्षण की, पेड़ पौधों को बचाने की। ठीक है। तो ऑप्शन घ इज द राइट आंसर। नाउ सेकंड पैराग्राफ दिया है, काव्यांश। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वंशी फूल उठी है छोटी सी कुटिया मेरी, माँ आओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने लाई थी, पुलक रहे थे अंग रंगों में, कौतूहल था छलक रहा, मुंह पर थी हालात लालिमा, विजय कर था झलक रहा। मैंने पूछा ये क्या लाई हो? बोल उठी वह माँ, काओ। हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, मैंने कहा तुम ही खाओ। पाया मैंने बचपन फिर से, बचपन बेटी बन आया, उसकी मंजुल मूर्ति देखकर मुझमें नवजीवन आया। मैं भी उसके साथ खेलती खाती हूँ, तुतलाती हूँ, मिलकर उसके साथ स्वयं मैं भी बच्ची बन जाती हूँ। जिसे खोजती थी बरसों से, अब आग जाकर उसको पाया, भाग गया था मुझे छोड़कर वह बचपन फिर से आया। सो गाइज यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जिनका आपको आंसर देना है। ठीक है।
तो काव्यांश के आधार पर बताइए कि कवित्री ने अपने बचपन को किस रूप से में पुनः पाया। तो इसमें जिक्र किसका किया है? बिटिया का जिक्र किया ना उसकी। तो सहेली के रूप में, बिटिया के रूप में, बचपन की मधुर स्मृति के रूप में, माँ के रूप में। तो बिटिया के रूप में। ऑप्शन क्या इज द राइट आंसर। कवित्री वर्षों से किसे खोज रही थी? अपनी बेटी को, बचपन की सहेली को, अपनों के साहचर्य को, अपने बचपन को। तो ऑप्शन क्या इज द राइट आंसर। कवित्री की बेटी के चेहरे पर किस कारण विजय गर्व झलक रहा था? माँ को संग खेलते देखकर, माँ के साथ मिट्टी में खेलने के कारण, माँ को मिट्टी खिलाने लाने के कारण, माँ को प्रसन्न देखकर। सो ऑप्शन क्या इज द राइट आंसर। माँ को मिट्टी खिलाने लाने के कारण। ठीक है। नाउ मिट्टी खिलाने आई बेटी की छवि कैसी थी? तो उस शरीर धूल दूसरित और आंखों में डर था। उसका अंग अंग पुलकित हो गया था और उसकी भोली आंखों से उत्सुकता झलक रही थी। उसकी आंखों में शरारत नजर आ रही थी। उसकी छवि मनमोहक और आकर्षक थी। ऑप्शन क्या इज द राइट आंसर। उसका अंग पुलकित हो रहा था और उसकी भोली आंखों से उत्सुकता छलक रही थी। बेटी और माँ के बीच क्या संवाद हुआ? माँ ने पूछा यह क्या लाई हो? और बेटी बोली उठो माँ काओ। तो यही गाइस आपने ऊपर पैराग्राफ में पूरी लाइन ही सुनी है। तो ऑप्शन के राइट आंसर है। बाकी की लाइन हमें पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, आप पढ़ भी सकते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन क्या इज द राइट आंसर। नाउ आपके जो गाइज हमारे जो काव्यांश हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। हमने यहाँ पर अपने काव्यांश, दोनों काव्यांश कंप्लीट कर लिए हैं, गद्यांश कंप्लीट हो गए। ना चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो आपने सरल वाक्य, साधारण वाक्य जो एक ही होते हैं, और मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य जो आपने स्टडी की है उनसे रिगार्डिंग यहाँ पर दिया हुआ है। बादल घिर आए और वर्षा होने लगी। तो और, तो, जब, ये सब किस में आते हैं? संयुक्त वाक्य में। तो ऑप्शन दिया इज द राइट आंसर, संयुक्त वाक्य। ठीक है। निम्न में मिश्र वाक्य क्या है? मिश्र मीन्स जहां पर आपका जो सेकंड सेंटेंस है वो किस पे डिपेंड होता है? पहले के सेंटेंस में जो मेन आपका चीजें होती है उस पर कर्ता पर डिपेंड करता है। तो अवनी आई और पढ़ने लगी, और ये तो संयुक्त है। बच्चे दूध पीकर सो गए, सरल वाक्य है। अध्यापक के सामने सब शांत रहते हैं, ये भी सरल है। जो झूठ बोलते हैं उन पर विश्वास मत करो। ठीक है। तो पहले सेंटेंस में पूरे रूप से आधारित है। तो ये क्या है आपका ऑप्शन क्या इज द, ये जो आपका ऑप्शन गया है ये क्या हो गया गाइज? आपका मिश्र वाक्य हो गया। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या इज द राइट आंसर। नाउ फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3। आनंद 4 दिन गांव में रहा और वह सबका प्रिय हो गया। इसका संयुक्त वाक्य में रूपांतरण कीजिए। संयुक्त वाक्य और तब ये सब आते हैं ना। तो आनंद 4 दिन गांव में रहा और सबका प्रिय हो गया। आई होप क्या ही ऑप्शन राइट होना चाहिए। जब आनंद 4 दिन में गांव में रहा तब वह सबका प्रिय हो गया। आनंद 4 दिन में रहकर सबका प्रिय हो गया तो साधारण है। आनंद 4 दिन गांव में रहा तो वह सबका प्रिय हो गया। तो आपको यहाँ पे दोबारा से कर्ता लेने की जरूरत नहीं थी, जो संज्ञा है। तो हमारा और वह सबका प्रिय हो गया। तो ऑप्शन क्या इज द राइट आंसर। ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो थर्ड का जो आंसर होगा संयुक्त वाक्य वो क्या होगा? क्या होगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, वह पुस्तक कहाँ है जो कल खरीदी थी? इसमें कौन सा आपका उपवाक्य का भेद है? रेखांकित उपवाक्य का भेद है। तो यहाँ पर गाइस क्या हो रही है? विशेषण के बारे में। वह पुस्तक कहाँ है जो कल खरीदी थी? तो यहाँ पर क्या है? विशेषण पे आश्रित वाक्य है। ठीक है। तो ऑप्शन क्या इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में सरल वाक्य क्या है? जैसे ही वर्षा हुई वैसे ही मोर नाचने लगे। वर्षा हुई और मोर नाचने लगे? नो, ये भी नहीं है। वर्षा होते ही मोर नाचने लगे। जब वर्षा होती है तो मोर नाचते हैं। तो ऑप्शन क्या आपका सरल वाक्य होगा? वर्षा होते ही मोर नाचने लगे। ठीक है। सो गाइज ये था आपका थर्ड का 5th पार्ट। नाउ 4th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कृतवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य, ये आपने अच्छे से पढ़े हैं। कृतवाच्य में कृत्य पे डिपेंड होता है, कर्म में कर्म पे डिपेंड होता है, और भाव में भाव पे डिपेंड करता है। सभी अच्छे से आपने अच्छे से स्टडी किया होगा। तो पर्यटक द्वारा तीर्थ यात्रा की गई। किसके द्वारा? पर्यटक द्वारा क्या की गई? तीर्थ यात्रा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कर्म किया जा रहा है, तीर्थ यात्रा की जा रही, कर्म हो रहा है। तो कर्मवाच्य, क्या ऑप्शन इज द राइट आंसर। हालदार साहब ने पान खाया। इसे कर्म वाच्य में बदलिए, कर्म में बदलना है। हालदार साहब द्वारा पान खाया गया। हालदार साहब से पान नहीं खाया जाता। हालदार साहब पान खा रहे हैं और हालदार साहब द्वारा पान खाया गया। सो गाइज यहाँ पर आपका जो ऑप्शन होगा कृतवाच्य में क्रम वाच्य में बदलना है ना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा हालदार साहब द्वारा पान खाया गया। सो ऑप्शन क्या इज द राइट आंसर। सो यहाँ पर आपका ये क्या ऑप्शन होगा कि ऑप्शन क्या इज द राइट आंसर। ठीक है। हालदार साहब द्वारा पान खाया गया, क्योंकि कर्म किया गया, पान खाया गया, कर्म में बदलना। ठीक है। तो इसलिए द्वारा पान खाया गया, खाया जाता है, ये आपका वो नहीं हो, खाया गया, कर्म किया गया, ये वो बता रहा है। ठीक है। पक्षी बाग छोड़कर नहीं उड़े। भाववाचक, भाव
फीलिंग्स देखिए किस सेंटेंस में दी गई है। पक्षी बाग छोड़कर नहीं उड़ सके, पक्षियों से बाग छोड़कर उड़ा नहीं गया, पक्षी बाग छोड़कर नहीं उड़ सकते, पक्षी बाग छोड़कर उड़ा नहीं जाता। ये तो कमजोरी होगी गाइस, पक्षी बाग छोड़कर नहीं उड़ सकते, नहीं उड़ा जाता, ठीक है, नहीं उड़ सके, कमजोरी हो गई। पक्षी से बाग छोड़कर उड़ा नहीं गया, तो ये भाव हो गया अपना, ठीक है। तो ऑप्शन क्या इज द राइट आंसर। नाउ निम्नलिखित वाक्यों से कृतवाच्य वाला वाक्य छाटी। कृत कर्ता पर डिपेंड। छात्रों द्वारा सभी का स्वागत हुआ, छात्र से सभी का स्वागत कराया गया, छात्रों ने सभी का स्वागत किया, छात्रों द्वारा सभी का स्वागत किया जाएगा। तो ऑप्शन गया छात्रों ने सभी का स्वागत किया, तो ये कृतवाच्य पर डिपेंड है, तो आपका ऑप्शन गया इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नाउ निम्नलिखित में कौन सा भाववाच्य का सही विकल्प है। आओ वहां बैठे, आओ वहां बैठा जाए, अब वहां बैठते हैं, चलो अब वहां बैठे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन क्या है, आओ वहां बैठा जाए, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है राइट आंसर। नाउ निर्देशानुसार किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हम कल दिल्ली जा रहे हैं, रेखांकित पद का परिचय है। तो गाइज दिल्ली अंडरलाइन करते हैं तो ऑब्वियसली प्लेस का नाम बताया है, तो व्यक्तिवाचक होगा, तो ऑप्शन खे और गया तो होगा ही नहीं, तो इन दोनों में से एक होगा, गे और गे में, ठीक है। तो हम कल दिल्ली जा रहे हैं, तो कर्म तो नहीं है, काम तो नहीं किया गया, जा रही है तो कर्म तो नहीं हुआ यहाँ पे, ठीक है। एक वचन है, पुल्लिंग है, ये भी आप देख सकते हो एक वचन ही है, पुल्लिंग है, ठीक है, लेकिन कर्म तो नहीं किया गया, तो ये क्या है, अधिकरण कारक है, तो ऑप्शन क्या इज द राइट आंसर। यह बालक बहुत मेधावी है, तो यह क्या होता है, सर्वनाम की विशेषता बताता है, ठीक है। सर्वनाम की विशेषता बताता है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं क्लियरली सार्वनामिक विशेषण, और एक वचन भी है, पुल्लिंग भी है, और विशेष्य क्या है, बालक है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या इज द राइट आंसर। नाउ अचानक वर्षा होने लगी, तो यहाँ पर अचानक किसमें आता है गाइज आपका, ये हमने अच्छे से क्रिया विशेषण पढ़ा है इस टाइप की चीजों के लिए, क्या होता है, रीतिवाचक। तो यहाँ पे क्रिया विशेषण कौन सा है, क्रिया विशेषण अच्छे से पढ़ लीजिएगा, रीतिवाचक विशेषण है, और होने लगी क्या है, क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो ऑप्शन क्या इज द राइट आंसर। वाह भारत मैच जीत गया, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें ये एक आपका क्या होता है, विस्मयादि सूचक होता है, ठीक है। तो ये तो हमें ऑप्शन में क्लियर हो गया कि ख या घ में से एक होगा, विस्मयादि सूचक अव्यय है, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, शोक बनाया जा रहा है या खुशी हो रही है, तो आप देखेंगे खुशी हो रही है, भारत मैच जीत गया, तो प्रसन्नता सूचक भाव की अभिव्यक्ति है, ठीक है, शौक की तो नहीं है, खुशी की अभिव्यक्ति है, तो ऑप्शन घ क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो समुच्चय बोधक और संबंध का तो इससे कोई रिलेशन ही नहीं है, तो विस्मयादि सूचक अव्यय है ये वहाँ, और प्रसन्नता सूचक की भाव की अभिव्यक्ति हो रही है, तो ऑप्शन क्या है इज द राइट आंसर। शाबाश तुमने बहुत अच्छा कार्य किया, तो गाइज ये क्या है, तुमने बहुत अच्छा कार्य किया, ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, एक वचन है और कर्ता भी है। तो यहाँ पे हम अगर ये भी देखते हैं मध्यम पुरुषवाचक, तो आप देख सकते हैं मध्यम में है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, तो ख या ग में होगा, निजवाचक और उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम तो नहीं है, एक वचन भी है, और यहाँ पे लेकिन डिपेंड किस पे है, कर्ता पे है, और इससे जो आप ग में देखेंगे यहाँ पे क्या दिखा रहा है, बहुवचन, तो आपका ऑप्शन क्या राइट आंसर होगा। शाबाश तुमने बहुत अच्छा कार्य किया, तो ये एक के लिए तो एक वचन है, ठीक है। तो एक वचन कर्ता कारक पे डिपेंड है, तो ऑप्शन क्या इज द राइट आंसर। मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6। एक और अजगर ही लखी और एक और मृगराय, विकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए, उपयुक्त काव्य पंक्तियों में निहित रस है, ऑब्वियसली भयानक रस ही होगा, ठीक है। तो अजगरी मृगराय सब कुछ पूरा दिया हुआ है, तो वीर रस, करुण रस, भयानक रस, रोद रस, ऑप्शन क्या इज द राइट आंसर। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है, उत्साह, ठीक है, उत्साह आपका किसका है, वीरता का, तो वीर रस होगा, तो ऑप्शन क्या इज द राइट आंसर। नाउ ठीक है, नाउ गाइस श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब शील अपना भूल कर कृतल युगल मलने लगे, संसार देखे हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठ कर खड़े, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या है, रौद्र रस है गाइस, रौद्र विभत्स भयानक वीर, तो रोने वाली चीज, ये आपको क्या हुआ, उस चीज को रोने लगे, परेशान हो गए, ठीक है, वो चीज सुनी, तो अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब शील भूल करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, तो ये क्या यहाँ पे रौद्र रस का भाव है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या इज द राइट आंसर। नाउ विभाव, अनुभाव और संचारी भाव की सहायता से क्या रस रूप में परिणत हो जाते हैं, तो गाइज यहाँ पर आपका कौन सा भाव होगा, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव की सहायता से क्या रस रूप में परिणत हो जाते हैं, तो यहाँ कौन सा भाव है,
विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, आलंबन विभाव, व्यभिचारी विभाव और उद्दीपन विभाव और स्थायी विभाव। तो यहाँ पर जो भाव होगा कि इनकी सहायता से क्या रस रूप में परिणत हो जाते हैं, तो यहाँ पर स्थायी भाव के लिए बात कर रहा है। ठीक है, तो ये स्थायी भाव यानी कि ऑप्शन क्या है इज द राइट आंसर। अद्भुत रस का जो स्थायी भाव है वो क्या है? अद्भुत रस का भय, विस्मय, जुगुप्सा और क्रोध। तो विस्मय आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन क्या इज द राइट आंसर। ठीक है, now guys this is the solution of question 6। ठीक है, now friends question number 7 is given that निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न के सही विकल्प चुनिए। ठीक है, तो नहीं साहब वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं, हालदार साहब को पाने वाला द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। ठीक है, ये गद्यांश है गाइस आपका। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए, वह एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक छोटी सी संदूक बची और दूसरे हाथ में एक पास पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बास टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं फेरी लगाता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए, पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है, लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने के तैयार नहीं है। ठीक है, तो ये गद्यांश है, इसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन देने हैं, क्वेश्चन का रिप्लाई करने हैं। तो इस गद्यांश में देशभक्त किसे कहा गया? ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा हालदार साहब को पाने वाले द्वारा एक देशभक्त को इस तरह मजाक उड़ाया जाना तो अच्छा नहीं लगा, ये सब चीज़ें वाला आपने देखा। तो यहाँ पर आपको देशभक्त किसे कहा गया? तो यहाँ पर किसे कहा गया? कैप्टन चश्मे वाले को। ठीक है, तो यहाँ पर कैप्टन जो चश्मे वाला है हालदार साहब को, कैप्टन चश्मे वाले को यहाँ पर क्या कहा गया? आपका देशभक्त कहा गया। ठीक है, नाउ पान वाले की कौन सी बात हालदार साहब को अच्छी नहीं लगी? मूर्ति बनाने का अपमान, हालदार साहब पर हंसना, मूर्तिकार के कार्य पर टीका टिप्पणी, एक देशभक्त का मजाक उड़ाना। तो यहाँ पर गाइज आपका क्योंकि हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लगा था, तो यहाँ पर देशभक्त के बारे में किसके बारे में बात हुई थी? कैप्टन चश्मे वाले की। ठीक है, और उसे हालदार साहब को क्या अच्छा नहीं लगा? एक देशभक्त का मजाक उड़ाना। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चश्मे वाला एक दुकान के सहारे अपना बास क्यों टिका रहा था? उसकी अपनी कोई दुकान नहीं थी, उसे किसी से बात करनी थी, यह दुकान बाजार के बीचों बीच थी, वह उसके जानकार की दुकान थी, उसकी अपनी कोई दुकान नहीं थी, ये आपको क्लियरली उसने बताया है क्योंकि उसकी अपनी कोई दुकान, उस बेचारे की अपनी कोई दुकान भी नहीं थी, वह फेरी लगाता था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4। हालदार साहब पान वाले से कैप्टन चश्मे वाले के बारे में क्या पूछने लगा? ठीक है, चश्मे वाले फेरी क्यों लगाता है, वह चश्मे कब से बेच रहा है, इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, वह कहाँ रहता है? तो उसने क्या पूछा था? इसे कैप्टन क्यों कहते हैं। तो ऑप्शन क्या इज द राइट आंसर। हालदार साहब किस कारण कैप्टन के बारे में और जानकारी प्राप्त नहीं कर सके? पान वाले ने इस बारे में बात करने को मना कर दिया, पान वाला कैप्टन के बारे में अधिक नहीं जानता था, हालदार साहब के पास समय की कमी थी, या कैप्टन ने जानकारी देने से मना कर दिया? तो ऑब्वियसली पान वाले ने इस बारे में बात करने से मना कर दिया था, तो इसलिए ऑप्शन क्या इज द राइट आंसर। इसलिए जो कैप्टन थे वो पान वाले के बारे में ज़्यादा बात नहीं जान सके थे, तो ऑप्शन क्या इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्नों को के उत्तर सही विकल्प चुनकर दीजिए। ठीक है ना, बेटी की मृत्यु के पश्चात बाल गोविंद भगत का आखिरी निर्णय क्या था? ये क्वेश्चन है। पतोहू को पुनर्विवाह करवाना, पतोहू को शिक्षा दिलवाना, पतोहू को घर से निकालना, पतोहू से घर ना करना। तो उसका था कि पुनर्विवाह करवाया जाए, तो ऑप्शन क्या इज द राइट आंसर, पतोहू का पुनर्विवाह करवाना। नाउ सेकंड क्वेश्चन, लेखक रामदास बेनीपुरी जी बाल गोविंद भगत की किस विशेषता पर अत्यंत मुग्ध थे? ठीक है, तो पहनावे पर, व्यवहार पर, मधुर गान पर, या फिर कार्यकुशलता पर? तो उनकी मधुर गान पर। ठीक है, ऑप्शन दिया इज द राइट आंसर। आपने चैप्टर अच्छे से स्टडी किया होगा। नाउ काव्यांश दिया है जिसको पढ़ना है और उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन देने हैं। अच्छे से अपनी बुक में ये वाला पढ़ा होगा। नाथ शंभु धनु भंजनी हारा, हो ये केहू एक दास तुम्हारा, आयसु कहा कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही, सेवक सो सेवकू सो जो करी सेवकाई, अधिकरणी करी करी लहराई। तो ये गाइस ये आप पूरा पैराग्राफ पढ़ लेंगे अच्छे से। ठीक है, तो अच्छा एक बार हम लोग इस पैराग्राफ का अच्छा रीड आउट कर लेते हैं, जैसे हमने स्टडी भी किया था। तो यहाँ पर हम देखते हैं, परशुराम के क्रोध को शांत करने के लिए राम ने उनसे क्या कहा? धनुष तोड़ने वाला
कोई राजकुमार है, धनुष तोड़ने वाला आपका कोई सेवक होगा, धनुष तोड़ने वाला आपका कोई मित्र होगा, यह धनुष अपने आप टूट गया। तो गाइस जब आप इसको पूरा अच्छे से पढ़ेंगे एंड होई कोई दास तुम्हारा, तो यहाँ पर आप उससे क्या है कि धनुष तोड़ने वाला आपका कोई दासी होगा, कोई सेवक होगा। तो ऑप्शन क्या इज द राइट आंसर, ठीक है ना। स्वयंवर में जो धनुष टूट गया था वह धनुष किसका था? राजा जनक का, राम का, विष्णु जी का, नो परशुराम जी के आराध्य शिव जी का। तो वो था ऑप्शन क्या, परशुराम जी के आराध्य शिव जी का, ठीक है। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, इसको अच्छे से पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो आपको यहीं से इसका आंसर मालूम हो जाएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, शिव धनुष टूटने पर परशुराम क्रोधित क्यों हुए? ठीक है, तो शिव धनुष टूटने पर परशुराम क्रोधित क्यों हुए? परशुराम जी शिव भक्त थे और उन्हें शिव धनुष प्रिय था। उन्हें सीता स्वयंवर में आमंत्रित नहीं किया गया था। वे क्षत्रिय कुल के विद्रोही थे। परशुराम जी क्रोधी स्वभाव के थे। क्योंकि वो शिव भक्त थे और उन्हें शिव धनुष प्रिय था, तो इसलिए उन्हें क्रोध हुआ। तो इसलिए ऑप्शन क्या इज द राइट आंसर। भृगुल कुल केतु किसने कहा गया? भृगुल कुल केतु, तो ऑब्वियसली ऑप्शन गया परशुराम जी को कहा गया, ठीक है। शिव धनुष तोड़ने वालों की तुलना परशुराम ने अपने किस मित्र से की? तो कर्ण, सहस्बाहु, घटोत्कच, दुर्योधन। तो ख सहस्बाहु से की, तो ऑप्शन क्या इज द राइट आंसर। नाउ गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ पर हम चलते हैं, गोपियों के अनुसार किसने राजनीति की शिक्षा प्राप्त कर ली है? ठीक है, तो गोपियों से ही आपको पता चल जाए, कंस ने, नंद ने, श्री कृष्ण ने, उद्धव ने। तो राजनीति की शिक्षा किसने प्राप्त कर ली है? श्री कृष्ण ने, ठीक है ना। सूरदास के पद के आधार पर बताइए कि गोपियों ने व्यंग्य कसते हुए किस भाग्यशाली कहा? श्री कृष्ण को, उद्धव को, सूरदास को, स्वयं को। तो उद्धव को कहा था उन्होंने, ठीक है। तो ऑप्शन क्या इज द राइट आंसर। नाउ गाइज ये हो गया आपका पेपर कंप्लीट। तो इस तरीके से ये आपका सेक्शन ए, मतलब सेक्शन ए बी सी तीनों ऑप्शन आपके कंप्लीट हो जाते हैं। तो आपको ये अच्छे से देखना है कितने क्वेश्चन आपको करने हैं, उसका ध्यान रखना है एंड उसी अकॉर्डिंग आपको वहाँ पर आंसर देने हैं। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ ए कोर्स एंड बी कोर्स वी विल स्टडी इन नेक्स्ट वीडियो एंड उसके लिए गाइज आप चैनल पर देख सकते हैं। ओके, सो आप फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।